Hi everyone, good evening. गुड One इवनिंग मैम। second. सॉरी. चलो, तो पहली क्लास है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उसके बाद हम रेगुलरली शुरू कर देंगे। आप में से बहुत लोग मेंस लिख चुके हैं, जिनको पता है आंसर राइटिंग क्या होती है, सब कुछ पता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ये होती हैं कि हमको मेंस के लिए रेडी होने के लिए चीज़ों का रटा होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हमें पेपर में चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती। तो आपको जो इस सेशन में पार्टिसिपेट करना है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आता होगा, आपको लर्न होगा, भले ही आप मेंस दे चुके हो या ना दे चुके हो। लर्न नहीं होती हैं कई बार हमको चीज़ें। तो आप जो भी आपके नोट्स हैं उससे हेल्प ले सकते हैं, एंड उससे हेल्प लेकर देन आपको फ्रेम करना होगा आंसर। आंसर राइटिंग के बेसिक्स होते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में दो तीन तरीके होते हैं कि हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम डेटा से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ करंट अफेयर्स का कुछ इवेंट हुआ हो तो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पर डेफिनेशन कहाँ से लाओगे? ठीक है, मतलब ज्योग्राफी में चलो आ गई, हिस्ट्री में कहाँ से डेफिनेशन लाओगे? ठीक है, या फिर डेटा कहाँ से लाओगे? तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि हम थोड़ा सा जो बात की गई है उससे संबंधित कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर की। ठीक है, जो पूछा गया है, एकदम नहीं हम कहानी एकदम अलग सुनाने लगे, जो रिलेटेबल हो उससे हम इंट्रोडक्शन में शुरुआत कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन की डिमांड होती है, जो पूछा जाता है, वही हमको बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करना है। देन कंक्लूड करने के आंसर के दो तीन तरीके होते हैं कि हम कुछ फ्यूचरिस्टिक बता सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम चीज़ों को लिंक कर कर फ्यूचर से जोड़कर कि आगे ये इवेंट्स हुए, उसके लिए ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो लिंक कर कर कंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, या फिर हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, बाकी आने वाले जीएस के पेपर्स में जब करोगे फिर से बताऊंगी, तो उस समय पर हम सरकार की कुछ योजनाओं से अगेन कंक्लूजन में भी हम क्या कर सकते हैं कि हम करंट अफेयर्स से जोड़ सकते हैं। तो ये बेसिक बता दिया। अभी जो लोग नए हैं उनको शायद कुछ समझ ना आया हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवेंचुअली आपको समझ में आएगा। आपने इस सेशन को ज्वाइन किया है तो इसको फ्रूटफुली यूटिलाइज करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप आंसर लिखें। ऐसा ना हो कि जब मैं आपको टाइम दूं तब आप खाना खाने चले जाएं, फिर आपको याद आए कि अच्छा अब ये डिस्कस करेंगी तो हम वापस आ जाएं। वो एक सही तरीका नहीं है। आपकी ईमानदारी आपके साथ है, मैं तो अब आपके घर में देख नहीं रही हूँ। आपको जब टाइम दिया जाएगा 40 मिनट का, तो आपको लिखना होगा जो आ रहा है समझ में, जैसा आ रहा है। आती है चीज़ें वेल एंड गुड, नहीं आता है तब भी ट्राई करो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लिखने को आगे के लिए डालते रहते हैं कि अभी इनकी बातें सुन लें, लिख तो हम बाद में लेंगे। और फिर वो बात बात करते करते मेंस आ जाता है और फिर हम रेडी नहीं हो पाते। तो इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन इज कि राइट इट डाउन। एक सेपरेट नोटबुक बनाइए लाइव आंसर राइटिंग की, और उसमें आंसर्स लिखिए। ट्रस्ट मी, कुछ लोग पुराने भी हैं, जो लोग नए हैं उनको भी मज़ा आएगी जब सोच कर लिखोगे। मेंस में सोचने का मौका नहीं मिलता, और वहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं। अभी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगी कि 12 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 15 मिनट लीजिए, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा रिकॉल करो, फ्रेम करो आंसर को। कुछ चीज़ें हमको अभी से इनकलकेट करनी है आंसर में। ठीक है, वो क्या है कि हम पॉइंट्स में लिखेंगे। पैराग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे लिए, स्पेशली मेन बॉडी पार्ट के लिए। इंट्रोडक्शन की 2-3 लाइन होंगी, कंक्लूजन की 2-4 लाइन होंगी, डिपेंडिंग कि वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है कि 12 मार्क्स का। मेन बॉडी पार्ट में हम हेडिंग डालकर सब हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, या फिर हम पॉइंट्स में लिखेंगे। वही तरीका ही हमको अपनाना है, क्योंकि वही बेस्ट तरीका है। कुछ एथिक्स जैसे पेपर में जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो तब हम पैराग्राफ में आएंगे, लेकिन वो लास्ट रिजॉर्ट है कि जब हमको कई बार क्वेश्चन ही नहीं आता तो हमको कहानी बांधनी होती है। उस कंडीशन में हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। अदरवाइज फोकस क्या होगा कि हम सब हेडिंग्स डालकर पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा डायग्राम को भी डालने की कोशिश करेंगे। देखो, डायग्राम एंड में चाहे अभी जितनी प्रैक्टिस कर लो, जब मेंस का मौका आएगा, पेपर छूट रहा होगा, तो कोई डायग्राम स्ट्राइक ही नहीं करेगा। लगेगा पेपर कंप्लीट कर दें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना पेपर छूट जाएगा तो वो ज़्यादा समस्या की बात है। इसीलिए इस समय पर हमारी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हमारा पेपर छूट भी रहा हो तब भी हम कुछ डायग्राम डाल सकें। डायग्राम में ऐसा नहीं कुछ कलाकारी करनी है, बेसिक गोला बनाकर हम आंसर लिखते हैं। हिस्ट्री वगैरह में इतने ऑप्शंस नहीं होंगे। फ्लो चार्ट, गोला बनाकर, जो क्या बोलते हैं उसको, स्पोक वाला, कौन सा सर्कल के आगे वो होता है, सर्कल बनाकर ऐसे तीर तीर बनाकर। ठीक है, हिस्ट्री में इतने ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन मैं पूरा होलिस्टिकली बात कर रही हूँ।
और डायग्राम बनाने का एक तरीका ये है कि जो हमारी ये A4 शीट है उसके कोने में डायग्राम बनाएंगे। ये नहीं कि हमने बीच में डायग्राम बनाया, ऊपर इतना लिखा, फिर इतना डायग्राम हो गया, फिर आंसर लिखा। ज्योग्राफी में भी बनाओगे तो ज्योग्राफी में मान लो जैसे वर्ड मैप बनाना है, उस कंडीशन में बीच में बना दो, वरना कोशिश करो कि डायग्राम एक कोने में होना चाहिए, क्योंकि आपका आर्ट का पेपर नहीं है। आपको बस दिखाना क्या है एग्जामिनर को कि आपको चीज़ें आती हैं। आप ज़्यादा इधर कंटेंट लिख रहे हैं और इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायग्राम को, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इंस्टेड की बड़ी सी जगह हमने वेस्ट कर दी, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पेस मिलेगी। और स्पेस का यूटिलाइजेशन का स्मार्ट तरीका ये है कि हमारा काम भी नीट एंड क्लीन हो और उसको ये भी ना लगे सामने वाले को कि इन्होंने स्पेस वेस्ट किया। ठीक है। हैंड राइटिंग पे हम डे 1 से वर्क करेंगे। हम लिखेंगे तो हम ये सोच कर लिखेंगे कि हमारी हैंड राइटिंग के जो बहुत ही फर्जी से कई बार लेटर्स बन जाते हैं जो हमको खुद ही नहीं समझ में आते। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है, सबको समझ में आ जाता है, तो आपके घर में आपके सिबलिंग्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनको एक बार दिखा के पढ़ा लो। ठीक है। कई बार क्योंकि मुझे भी लगता था मेरी हैंड राइटिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन कई बार लोगों को नहीं समझ में आती है हैंड राइटिंग, क्योंकि हम इतना कर्सिव के चक्कर में एकदम मिला देते हैं। ठीक है। बात हो गई इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन की। रिप्रेजेंटेशन जो हमारे प्रेजेंटेशन जो होगी आंसर की, उसके लिए बता दिया है कि हमको थोड़े से डायग्राम्स वगैरह ऐड करने होंगे। कुछ चीज़ें जो इवेंचुअली आप समझेंगे कि हमको एग्जाम्पल्स ऐड करने होते हैं। एग्जाम्पल्स कई बार नहीं पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तब भी हम डाल देंगे। सरकार की हिस्ट्री ज्योग्राफी में अगेन नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले जीएस के पेपर्स में होगा। सरकार की योजनाएं हमको नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है डायरेक्टली, लेकिन हम उसको गोला बना के कोने में डाल देंगे। ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? बेसिक आंसर राइटिंग के मैंने बता दिए। इसके बियॉन्ड प्रैक्टिस से आप धीमे धीमे जब बढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जिन लोगों ने मेंस दिया हुआ है, जिनको चीज़ें आती हैं, उनको मैं ये कहूँगी कि आप लर्न करने पर फोकस कीजिए। ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट जो हमको आंसर राइटिंग करो कोई नहीं बताता, वो ये है कि हमको चीज़ों को रटना पड़ेगा। वरना जैसे अगर आप लोगों ने अभी रिसेंटली पेपर हुआ तो देखा होगा, वेटलैंड्स पूछ लिए उत्तर प्रदेश के, इतने सारे वेटलैंड्स ही पूछे थे ना? क्या पूछा था? हाँ मैम, वेटलैंड्स था। वेटलैंड्स पूछे थे ना? अब किसको उस प्रेशर में याद ही नहीं आ रहे हैं भाई, वेटलैंड्स कौन कौन से थे, नहीं याद आता है। तो उसके लिए अगर अभी हमने चीज़ों को इस समय पर रट लिया तो वहाँ पर हेल्प कर सकता है। अदरवाइज वहाँ पर कुछ चाहे जितने भी भगवान की प्रार्थना कर लो, याद कुछ नहीं आएगा। उस प्रेशर में जो आती हुई चीज़ें हैं वो भूल जाता है इंसान। तो ये वाले जो फैक्ट्स हैं उसको इसमें काम पोजिशन में ध्यान से लिखते वक्त रिकॉल कर कर लर्न करने की कोशिश करो। जैसे एक बार पूछा है एथिक्स के पेपर में, पूछा था बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ। ठीक है। तो वो हमें जो 8 जो है वो अगर हमने कुछ ट्रिक से या अभी लर्न कर लिए होंगे तो वो हमें याद रहेंगे, वरना वो चीज़ें भी स्ट्राइक नहीं करती। ठीक है। तो इस सेशन को आप बेस्ट यूटिलाइजेशन इज कि आप लिखें, और चीज़ें अगर आपको आती हैं तो वेल एंड गुड, लर्न करने की कोशिश करें। और एक बार में चीज़ें लर्न नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगी इस सेशन में पढ़ा और सब कुछ आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। इवेंचुअली चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। तो पेशेंस के साथ और कंटिन्यूटी के साथ चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि 2-4 दिन तो आए फिर लगा अरे अभी तो हमारा प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा, तो हम बाद में मेंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, तो आप पहली बात तो इस ग्रुप को नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे, और दूसरी बात अगर आप सही में पीसीएस बनना चाहते हैं तो अपने आप को आप 2-4 साल आगे और अटेम्प्ट्स के लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मेंस के लिए आपको अभी से रेडी होना पड़ेगा। राइट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैं लूँगी। इसके अलावा जो आपको सोर्सेज बता दिए हैं उससे नोट्स बनाइए, हाइब्रिड फॉर्म में नोट्स बना सकते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बल्कि होता है, हर चीज़ लिखने बैठोगे तो उसी में 4-4 दिन बीत जाएंगे। मैंने ऑलरेडी GS1 को ज़्यादा टाइम दिया है। आई अंडरस्टैंड कि इतनी जल्दी आपका सारा आर्ट एंड कल्चर नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो सैटरडे संडे मैंने अभी रिवाइज नहीं दिया है ना शेड्यूल, सैटरडे संडे हम नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी ऐसा टारगेट नहीं रखूंगी, ताकि सैटरडे संडे में आपका जो भी बचा कुचा हो वो हो जाए। ठीक है। और अगर आपको आता है तो अगेन जो भी आंसर्स हमने किए हैं उनको रीराइट कर सकते हो। मॉडल आंसर्स को बेस्ट वे यूटिलाइज करने का ये है कि आपने आंसर यहाँ पर लिखा, ठीक है, साथ में लिखा, पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सब कुछ समझ में आ गया। उसी कॉपी में मॉडल आंसर को देखने के बाद कुछ पॉइंट्स ऐड कर लो, वरना मॉडल आंसर्स रखे रहेंगे, पीडीएफ पे पीडीएफ आती रहेंगी और वो यूटिलाइज नहीं हो पाएंगी। तो आपको जैसे ही मॉडल आंसर मिलता है, मैं कोशिश करूंगी विद इन 24 आवर्स या फिर सेशन के तुरंत बाद ही दे दूं, तो आप उससे पॉइंट्स ऐड ऑन कर लो। उसके बाद मॉडल आंसर को मोड़कर नहीं देखना है, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम लेते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, और वो इकट्ठा हो जाता है और वो यूजलेस हो जाता है। तो यूजलेस नहीं करना है हमको, सिर्फ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने हैं उससे। ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। इनकेस कुछ और याद आता है तो बताती हूँ।
तब तक पूछ लेती हूँ। ये संकेता बताइए। या हेलो मैम। मैम मेरी एक आध क्वेश्चन है कि पहली बात तो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन की? क्या फ्लारी लैंग्वेज नेसेसरी है या सिंपल लैंग्वेज ही काफ़ी सिंपल होगी? ऐसी लैंग्वेज जो तुम्हें, अगर तुम्हारे पास कोई आए आंसर चेक करवाने, जो तुमको समझ में आए। अगर अंग्रेजी माध्यम के हो तो अंग्रेजी में, हिंदी माध्यम अंग्रेजी के तो माध्यम हिंदी। ही है। हाँ, जिस भी माध्यम के हैं उसमें हुँ, सिंपल जो जनरल लैंग्वेज होती है और जी, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स हम कीवर्ड जी। इवेंचुअली लर्न करेंगे कि इन की टर्म्स का यूज करना है। ठीक है, अच्छा, वो क्या उनका यूज आंसर करना लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इनफ है? एनसीईआरटी ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी को हमें इतना भाव ही नहीं देना है। पता नहीं एनसीईआरटी अच्छा, के पीछे लोग क्यों भागते रहते हैं। एनसीईआरटी को थोड़ा सा कुछ कुछ टॉपिक्स के लिए हम रेफर कर सकते हैं, जैसे आर्ट एंड जी, कल्चर के लिए एनसीईआरटी की किताबें। वरना जी, एनसीईआरटी, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड सोर्स, क्योंकि उसमें ढूंढना पड़ेगा भाई। क्यों ढूंढना है जब जी, हज़ारों जी, कोचिंग के मटेरियल अवेलेबल हैं। उन्होंने जी, पॉइंट्स में बनाकर दे रखा है, उसको यूटिलाइज करो। क्यों अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है कि हम एनसीईआरटी से पॉइंट्स निकाल कर बनाएंगे, हम एक कदम और जाकर मेहनत करेंगे। जी, 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 इसीलिए स्मार्ट पूछ रही वेज थी। टू यूटिलाइज जो भी सोर्सेज अवेलेबल है। इतना कंटेंट है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। अगर स्मार्ट इंसान है तो वो कंटेंट अपना निकाल लेगा। ठीक है, और लिमिटेड कंटेंट, ऐसा नहीं कि अब कंटेंट तो बहुत सारा है तो हम उसी कंटेंट जी, के पीछे भागते रहे। एक बार बना लिए हैं अगर आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, तो हम उसी को रिवाइज करेंगे। उसी में कुछ अगर एडिशनल कीवर्ड दिख गया कि भाई अच्छा इन्होंने ये अच्छा लिखा है तो इसको ऐड कर लेते हैं, बस उसी को लर्न करना है। इंस्टेड कि हम 4 सोर्सेज पर जाएं। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, एनसीईआरटी जी। की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है। मैम एक्चुअली ऐसा है कि मैंने इधर 2-3 दिन बर्बाद किए अपने आर पास्ट वाली पूरी किताब पढ़ने में, जिसमें कि मैं प्रीलिम्स वाले टॉपिक पे इसीलिए फोकस नहीं कर पाई। तो एक्चुअली क्या है कि इस बार मैं मेंस तो नहीं लिख रही हूँ लेकिन तैयारी करना चाहती हूँ। तो बेसिकली आपके हिसाब से मैं कितने आंसर मुझे रोज लिखने ही चाहिए? 2026 की तैयारी चल रही है मेरी, अगर क्योंकि जो प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, बिल्कुल प्रीलिम्स पर फ़ोकस करो, लेकिन हम्म, एक बात मैं बता दूँ, जिसका प्रीलिम्स जी, नहीं भी निकल रहा है इस बार, तो जी, उसको भी मेंस पर अभी ज़्यादा फ़ोकस करना है। ठीक है? इट अच्छा, इज़ जी, नॉट कि जी, भाई आकर मेरा प्रोग्राम जॉइन करो, मत करो मेरा प्रोग्राम जॉइन। अगर आप बाद में सुन भी रहे हैं, तब भी मेंस पर ज़्यादा फ़ोकस करिए। क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मेरे 85 आ रहे हैं, मेरे 87 आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए अलग से, जो आपके उसमें व्यूज़ थे, उसके बियॉन्ड आपको क्या लगता है? पहली बात तो मेरे जो व्यूज़ थे, तो वो ऐसा नहीं होगा कि पर्सनली आपके लिए बदल जाएंगे और जो मैं पब्लिकली जी, बोलूँगी वो बदल जाएंगे। ठीक है? जी, 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 तो डिलेमा वाली कंडीशन ऑब्वियसली है। ठीक है, उसमें जी। मैं किसी को ये नहीं कह सकती हूँ नहीं भाई अब तुम्हारा निकलेगा ही। कोई मैं भगवान हाँ, तो हूँ सही नहीं। बात है, है ना? सही और बात ऊपर है। से दूसरी चीज़ ये है कि भाई फिर इंसान छोड़ता भी नहीं है। मैंने कह दिया मेंस पढ़ो तो फिर वो आकर मुझे सुनाएगा। तो मैं इतना रिस्क लेना ही नहीं, नहीं है नहीं, सही मुझे। बात है। है ना? तो इसीलिए हाँ, हाँ, अगर आप डिलेमा में हैं तो आपको पढ़ना तब भी मेंस है। अगर आप नहीं जी, डिलेमा में हैं, आपको लग रहा है आपका मेंस नहीं निकले, आपको मौका नहीं मिलेगा, आप श्योर हैं, तब भी हुँ, आपको मेंस ही पढ़ना है। क्योंकि मेंस पढ़कर आपको पीसीएस ऑफिसर बनना है। अगर आपको जी। प्रीलिम्स की साइकिल में खेलते रहना है, तो बात अलग है। लेकिन तो मैम कितने क्वे आंसर लगभग कम से कम रोज़ लिखने ही देयर इज़ नो चाहिए? लिमिट टू दिस। जी, स्टार्टिंग में 1-2 आंसर्स लिख सकते हैं, लेकिन आपने प्रोग्राम जी, जॉइन किया है तो आप मंडे टू फ्राइडे 3 आंसर्स लिखेंगे। दे आर मोर देन ओके, सफिशिएंट, अगर उसको सही से यूटिलाइज़ करते हो। ठीक है? जी। जी, तो आर्ट मुझे एक्चुअली सोर्सेज़ भी नहीं पता है। तो ये आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं किस सोर्स को कंसिडर करूँ? मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, उसको सुन लेना, अच्छा, पता चल जाएगा। ठीक है? फिर कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। मैम एक रिक्वेस्ट है उसको पिन कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अभी तो 3-4 मैसेजेस हुए हैं, अभी उसमें कितना ही है। अच्छा चलो ठीक है, तो ठीक है? फिर इसका मतलब मेरी गलती, मैंने देखा नहीं इसका ठीक है? मतलब 10 से। उसको देख लेना, जी, नहीं जी। समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। एंड मैम पीवाईक्यू का क्या है? मेंस के जो पीवाईक्यू देखो, क्या वो पीवाईक्यू तो आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स, हमको जी। पीवाईक्यू करना है। लेकिन कुछ लोग करते क्या है, अगेन जो तुम क्वेश्चन पूछती हो मैं उसको कहानी बना के बताती हूँ। जी, कोई बात नहीं मैम। लेकिन सुन लो, जी, पीवाईक्यूज हम अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जी। लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके उनको लगता है मेंस अटेम्प्ट हो गया। बट यू हैव टू टेक आउट द थीम, कि इस या थीम से क्वेश्चन पूछा गया है। या उसके राइट। लिए ही मैंने आपको थीम्स ऑलरेडी दे रखी है। अंकिता, ग्रुप जी, में देखना, मैंने आर्ट एंड कल्चर की जी। थीम्स दे जी, रखी हैं। आपने दी हैं, दी, हम्म। दी। जी, जी, उन थीम्स की सब थीम्स प्लस उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो उस जी। थीम से संबंधित हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। ठीक है? ओके। उसके बाद जब हम उससे संबंधित सारा कंटेंट इकट्ठा कर लेंगे, तो वो जो जी, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर्स हम लिखने के लिए केपेबल रहेंगे। जी, ठीक है? मैंने देखी थी थीम्स क्योंकि मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन 2 दिन में देखे। इस यूपी पीसीएस के जितने भी आए, छाँट के आर्ट एंड कल्चर के, और जब थीम से मैच किए तो सारे के सारे हैं। हाँ, वो सारे हाँ, क्वेश्चंस ही तो देख कर ही सारे के बनाया गया सारे है। ही हाँ, हैं उसमें। जी, जी, सारे के जी, सारे हैं। देखे थे। उसके बाद जब एक बार पूरा हो जाए, तब वो जी। पीवाईक्यूज के पेपर्स उठाकर अटेम्प्ट कर सकते हो।
जी, ठीक है? जी, जी, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। शौर्य बताइए। मैम एक्चुअली जैसे हम प्रीलिम्स में जब मैं पढ़ रहा था हुँ, तो हुँ। एक चीज को काफी बार रिवाइज करना पड़ता है। हुँ, तो हुँ। जैसे अभी आपने थीम्स दे दिए, हम नोट्स भी बना लेंगे हुँ, और हुँ। आज जैसे आंसर राइटिंग भी कर ली, हुँ, बट हुँ। उसका जो रिवीजन है, जैसे अब मेंस होगा अराउंड मार्च अप्रैल तक, तो हुँ, आपको हुँ। क्या लगता है रिवीजन कैसे करना चाहिए? देखो शौर्य, जब हम पहली स्टेज में होते हैं तो वो कंपैरेटिवली आसान होती है। फिर हम जब दूसरी स्टेज में जाते हैं वो थोड़ी-सी और चैलेंजिंग होती है, ठीक है? तो यही समझ लो। प्रीलिम्स में हम जितना रट कर रिवाइज़ कर जाते हैं लेकिन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं 4 कि हमको अगर एग्जैक्टली। सही से हाँ, है तो हम कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, हम टिक कर लेंगे। मेंस में कुछ नहीं होता है, ठीक है? लेकिन मेंस हाँ, में बेनिफिट ये है कि मेंस में अगर हमको आंसर राइटिंग का तरीका पता है और फिर हम र प्रैक्टिस इतनी कर लेते हैं और हम कीवर्ड्स को याद रखते हैं, तो हम वहाँ पर लिख पाते हैं। तो रिवाइज करने का तो अभी हमको इतना नहीं सोचना है। अभी हमको फोकस ये करना है कि हमारी जो पहले, अभी तो आप इनिशियल फेज में है ना, तो आपके पहले नोट्स बन जाए। और अगर आपके नोट्स बन गए, मान लो सैटरडे संडे मैंने कुछ नहीं दिया, तो उस सैटरडे संडे को यूटिलाइज करो कि हफ्ते भर में जो भी नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है? ठीक तो है। वीकली और रिवीजन हमारा ऐसे हो जाएगा। एआई का यूज कर सकते हैं, ग्रोक या एआई बिल्कुल, हिस्ट्री? बिल्कुल हाँ, हाँ, एआई का यूज़ करो, स्मार्टली हाँ, यूज़ हाँ, करो। लेकिन ये ना हो कि एआई में कई बार ऐसी भाषा आ जाती है डिफ़िकल्ट कि समझ नहीं आती। एआई का अच्छा, अच्छा। इस्तेमाल करना है हमको, लेकिन थोड़ा-सा स्मार्टली यूज़ करना है, ब्लाइंडली यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर हमको कई बार जो मतलब हम आंसर्स भी सब हेडिंग्स हमको नहीं समझ में आ रही हैं, कैसे ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। बट अगेन वहाँ का कंटेंट इज़ नॉट पक्का-पक्का सही, तो उसको ब्लाइंडली नहीं हाँ, गलत वो करना है। वेरीफाई का फैक्ट्स तो एकदम है ही ना? गलत फैक्ट्स आते हैं। बिल्कुल फ़र्ज़ी हैं, ठीक है? तो मतलब हाँ, लैंग्वेज देखने के लिए, कई बार पॉइंट्स में आंसर को फ्रेम करने के लिए वो देख सकते हैं, ठीक है? बाकी उस पर आंसर्स ही नहीं, वहाँ से हमने पीवाईक्यू डाले और वहाँ से उठा के हमने सोचा ये मॉडल आंसर हो गया। दैट इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है? और दूसरा मैम, कीवर्ड्स जो है इकोनॉमी और पॉलिटी एंड जीएस2 जीएस3 के तो रेडली अवेलेबल हैं, या हुँ, हुँ। मतलब काफी अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं, बट हिस्ट्री में कौन से कीवर्ड्स आएंगे, मतलब वो हिस्ट्री के कीवर्ड्स थोड़े। हिस्ट्री में एज़ सच ऐसे कुछ उनकी तरह जीएस 2 और 3 की तरह कीवर्ड्स नहीं होते हैं। इसमें हाँ, थोड़ा-सा हाँ, डिफरेंट होता है। इसमें हमें अगर मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूछ लिया गया है हमसे बुद्धिस्ट स्टेट से संबंधित कुछ, ठीक है? तो हमारे जी, पास एक इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए कि अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी से पूछ लिया गया है, तो हमारे पास एक होना चाहिए। अगर हमसे पूछ लिया गया है नागर शैली से, ठीक है? या फिर द्रविडियन शैली से, तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ पर कीवर्ड्स का उतना रोल नहीं होता। यहाँ पर हम रेडी कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को, जिनको रट सकते हैं कि अगर कुछ ठीक भी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे गुप्ता एज से, तो हमारे पास गुप्ता एज के लिए 2-3 इंट्रोडक्शंस होने चाहिए कि वहाँ पर हमको दिमाग ही नहीं लगाना है कि क्या लिखना है। वो 2-3 इतने रटे हुए हैं कि किसी को भी हमने लिख दिया, ठीक ठीक है है? मैम। अच्छा, तो एक लास्ट क्वेश्चन, हुँ, हुँ। कि जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, एज फॉर आंसर राइटिंग, वो पूल ऑफ क्वेश्चंस इनफ रहेगा या उसके अलावा कोई और भी क्वेश्चंस करते हैं? देखो, जो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी वो करना है। इसके बाद पीवाईक्यूज़ लगा लेना और जब एग्ज़ाम मेंस देने का मौका आएगा तब टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ किसी ने पूछा था, शायद शिवा ने पूछा था। टेस्ट सीरीज़ का अपना अलग रोल होता है क्योंकि यहाँ पर हम टाइम बाउंड तरीके से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं कि हमें चीज़ें साथ में लर्न हो जाएँ और हम प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है? जो हम घर में जिनका हो चुका है, ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, वो खाली बैठने से, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो लिखेंगे तो उनको चीज़ें रिकॉल होंगी और वो लर्न करेंगे। जो नए हैं वो लाइव आंसर राइटिंग के थ्रू आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है वो स्किल डेवलप कर लेंगे, लेकिन वो टेस्ट सीरीज को कंपनसेट नहीं करेगी। टेस्ट सीरीज इज टाइम बाउंड मैनर में कि भाई हमको 7-8 मिनट में अपना आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है? वो वाली चीज़ें वो आपको करना पड़ेगा। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो मैं करवा रही हूँ पीवाईक्यूज प्लस कहीं की भी टेस्ट सीरीज, ठीक है? ठीक है। कुल मिलाकर प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे लिमिटेड नहीं है कि भाई इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लिया तो मेंस निकल जाएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कीजिए, ठीक है? मेघा बताओ। मेघा आपने हाथ उठाया है? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना है कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें लैंग्वेज, जैसे हिंदी लिखते हैं तो प्योर हिंदी और इंग्लिश तो प्योर, मतलब ऐसा उसमें कोई नहीं इंग्लिश का कोई रोल नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश का कुछ भी नहीं है। अगर हिंदी वाले हैं तो वो कई बार क्या कर सकते हैं, कोई अवॉइड करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें हिंदी वाले स्टैंडर्ड किताबों में भी देखते हैं, ब्रैकेट में उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, वो लिख सकते हैं बस। बाकी शुद्ध भाषा का प्रयोग करो ताकि जो चेक कर रहा हो उसको भी मज़ा आए कि भाई इन्होंने हिंदी में लिखा है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी मिक्स कर लिख दिया तो वही खुन्नस खा जाए, मार्क्स ना दे, ठीक है?
तो शुद्ध मतलब भाषा बस मैं यही जानना चाहती हूँ मैम कि जैसे कुछ लोगों ने मतलब ऐसा मतलब पता है कि जैसे आप इंग्लिश भी अगर लिखते हैं तो वो भी हिंदी में ही ऐसे लिखा है, अगर कुछ आ जाता है तो हिंदी में ही लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिसेफ लिखना है तो यूनिसेफ तो इंग्लिश में ही लिख सकते हैं ना, कि यूं नहीं पूरा हिंदी में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यूनिसेफ को बताइए इंग्लिश मुझे। में लिख सकते हैं, इतना वाला लिख सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जी मैम, बस हाँ, यही मैं पूछ रही थी। और मैम मुझे ना वैसे तो मैम पढ़ा है नहीं है GS1 जो आर्ट एंड कल्चर है ये सब बहुत अच्छे से नहीं, तो मैम इसके कंटेंट के लिए वो यूट्यूब वाला वीडियो देख लेंगे तो सारा पता चल जाएगा क्या? मैं क्या आप बता, मैंने देखा नहीं मैम, सॉरी वीडियो को आपने यूट्यूब वाला दिया है। सोर्सेज मैंने बताए हैं। अगेन कंटेंट बहुत सारा है, देखना मैंने सोर्स क्या बता रखा है वो, या फिर अगर कोई और सोर्स मिल रहा हो तो ऐसा नहीं कि मैम ने ये कहा है तो हम इसी से पकड़ कर रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में उन्होंने सब पॉइंट्स, कितनी सारी तो दुनिया भर की कोचिंग है, किसी का भी मिल रहा है जिसने पॉइंट्स में बता रखा है, उससे अगर आपको लग रहा है नहीं इन्होंने सही बताया, कुछ कुछ लोग भर भर कर दे देते हैं, कुछ कुछ लोग यूपीएससी के हिसाब से इतना भयंकर दे देंगे कि आपको लगेगा इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, तो फिर नहीं उसको नहीं मैम, जस्ट नहीं स्पेक्ट्रम, मैं स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ सकती क्योंकि उसमें 900 पेज की बुक है, मैं नहीं पढ़ सकती उसको। सीधी सी बात है, मैं नहीं पढ़ सकती उसको। वो मैं पढ़ने के मैं लिए भी नहीं कह रही हूँ, मैं जनरली कह रही हूँ, वरना एक सबसे सिंपलेस्ट ऑफ तरीका है। मतलब मैंने मेंस की जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करी थी, मेरे पास मेंस का लिखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने नॉर्मल गूगल सर्च कर कर कॉन्टेंट बनाया था, फिर तो वो इतने बार दे दिया कि इतने बार फिर वो अपग्रेड हो गया। बट देन गूगल सर्च करना इज़ द ईजिएस्ट वे किसी भी टॉपिक को ढूंढने के लिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ा सा बल्कि हो सकता है, बाकी आगे आने वाले जीएस पेपर्स के लिए तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो गूगल का इस्तेमाल करो, जी स्मार्टली इस्तेमाल करो, ना समझ में आए देन यू कैन आस्क। ठीक है। जी, ओके मैम, थैंक यू। ओके, विकास बताइए। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे ये मैं आंसर राइटिंग पहले भी प्रैक्टिस कर रहा था, तो ओके। लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस की कर रहा था, जैसे कि 2 क्वेश्चन डेली मतलब प्रैक्टिस करता था। तो जैसे 2 से ज्यादा कभी कभी कंपाइल हो जाता 2-3 दिन का, तो 2 से ज्यादा जब मैं आगे कोशिश करता था कि 3-4-5-6 क्वेश्चन एक दिन ट्राई करता था, तो 2 तक तो क्वालिटी ठीक रहती थी, तीसरे में धीरे धीरे वो डिग्रेड होने लगती थी, और 5वें 6वें 7वें तक जाते जाते, जैसे कि नॉर्मली मैंने टॉपर्स की कॉपी देखी तो वो इवन जो 20वां क्वेश्चन होता है ना, वो भी उतनी ही क्वालिटी से लिखते हैं जो पहला वाला लिख रहे होते हैं। लेकिन हम जैसे हम कोशिश कर रहे तो मतलब तीसरे चौथे पांचवें छठे में ही मतलब धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है। तो ये मतलब कंटेंट की कमी की वजह से होता है या प्रैक्टिस, या मतलब देखो पहली क्या बात मतलब तो हो सकता है और क्या कंटेंट कंटेंट की कमी ऑब्वियसली। ठीक है, प्रैक्टिस की कमी ऑब्वियसली। ठीक है, और तीसरी बात एक इम्पॉर्टेंट है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है, हमको लगता है कि पता नहीं कहाँ से टॉपर्स की कॉपी आ गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनके जो लिखते हैं वो कंटेंट एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 आंसर्स कोई भी परफेक्टली लिख दे उस टाइम प्रेशर में। आई डोंट बिलीव दैट। ठीक है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। वहाँ पर आप चाहे जितने भी 30 मार्क हो, आंसर्स आपके कुछ बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 50% में आप एवरेज और बिलो एवरेज में चले जाएंगे, क्योंकि प्रेशर इज टू कंप्लीट द पेपर। ठीक है, और पेपर कंप्लीट हो जाता है लोगों का प्रैक्टिस के साथ, लेकिन सारी चीज़ें एकदम याद आ जाए और आप 20 आंसर्स ऐसे लिखाएं कि आपको पूरे बहुत ही परफेक्ट हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कंटेंट को इतना अच्छे से लर्न कर लें कि हम रिकॉल कर सकें, क्योंकि हमें आता है लगेगा ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। ठीक है यार, इसमें क्या है, बट देन हमें पॉइंट्स ही नहीं याद आ रहे हैं, फैक्ट्स ही नहीं याद आ रहे हैं, तो वो जब फैक्ट्स नहीं याद आएंगे तो हमारा कंटेंट अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। 2-3 पॉइंट्स याद आते हैं, उसके बाद फिर याद आने बंद हो जाते हैं कि इसके बाद मतलब लगता है कि पता है, लेकिन उस समय याद नहीं आता है हाँ, जिस उस समय समय लिख रहे याद नहीं होते आता, हैं। इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्टेड कि हम 5 आंसर्स एक दिन लिखें, हम 2-3 आंसर्स भी अगर लिखते जा रहे हैं, बस लिखते जा रहे हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फिलहाल के टाइम में। जब आपके पास टाइम है, जब एकदम मेंस आ जाएगा तब डिफरेंट होती हैं चीज़ें। और ये ऐसा कोई क्राइटेरिया होता है कि जैसे कि मैम जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें आप कितने पॉइंट्स में अगर लिख रहे हैं उसको, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि उसको बहुत प्रिसाइज कर देते हैं। मैंने देखा है कि मतलब बड़ी चीज को इतना प्रिसाइजली छोटे पॉइंट्स में ही लिख देते हैं। तो कुछ 4 या 5 पॉइंट जैसे बेनिफिट्स ही पूछ दिया या इम्पैक्ट ही पूछ दिया किसी चीज का, तो इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है, तो ये 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, ऐसा कुछ मतलब मिनिमम जो अटमोस्ट रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ होता है क्या कि जिसपे हाँ, मतलब होना बिल्कुल चाहिए एटलीस्ट? बिल्कुल होता है। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो एटलीस्ट आपके 6 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। अगर सब हेडिंग्स के साथ लिख रहे हो तो 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो तो 8 पॉइंट्स लिख दो।
ठीक है, मतलब अगर सब हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करने वाला आंसर है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है, तो उसमें 50% हम 60% लिख सकते हैं। अदरवाइज जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने, अब 12 मार्क्स में 12 पॉइंट्स तो नहीं ला पाओगे, लेकिन अगर 8-10 पॉइंट्स छोटे छोटे लिख रहे हो तो लिख दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हमसे इम्पैक्ट पूछा जा रहा है तो हम क्या, अगर हम इनिशियल स्टेज में हमको इतनी आंसर राइटिंग नहीं आती तो हम सिर्फ इम्पैक्ट लिख कर आएंगे, बट देन यू हैव टू राइट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। ठीक यस है, मैम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब हम आंसर लिख रहे हो तो हमें ये सोचना है कि हमसे एक अगर स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई है तो हम लिखेंगे वो स्पेसिफिक पॉइंट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मान लिया जाए, एक आंसर अभी मैं क्वेश्चन दूंगी भी, पूछ लेती हूँ, जैसे अब हमसे पूछ लिया जाए कि गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, तो उसमें क्या लिखोगे विकास, बताओ। इसमें जैसा कि जो 3 मेन क्राइटेरिया है, आर्ट, लिटरेचर एंड तीसरा आर्किटेक्चर, इनका देखेंगे कैसे जेनिथ पे पहुंचा उस समय, और दूसरा बताएंगे कि नहीं ऐसा नहीं था कि वो जेनिथ पे था, धीरे धीरे डिग्रेड भी हुआ था, लास्ट में पता है कि कंक्लूड कर देते हैं कि नहीं फिर भी धीमे धीमे एक तो धीमे बढ़िया धीमे, उसमें। इतना 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 जल्दी बोल जाएगा तो इसमें आर्ट जैसे लिटरेचर। कि आर्ट, लिटरेचर, बाकी के जो एरिया है, साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड बहुत सारे लोग हैं, जैसे उसमें छपड़क और बड़ा मीर और बहुत सारे लोग, उनका मतलब कोट करेंगे कि ये सारे लोग उस समय थे। और जैसे आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, साइंस हो गया, एस्ट्रोनॉमी, इनके बारे में बताएंगे कि बहुत अच्छा मतलब पीक पे लेके गए इनको उस टाइम पे गुप्ताज। लेकिन फिर हम बताएंगे कि ऐसा नहीं था कि गुप्ताज के टाइम में पीक पे गया, बाद में बताएंगे पोस्ट गुप्ताज धीरे धीरे डिग्रेड भी हुआ, लेकिन बाद में उसको कंक्लूड करेंगे कि नहीं फिर भी मतलब हिस्टोरिकली इंडिया के जो जो हमारा आर्ट, लिटरेचर, जो भी हमारा कल्चर है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ओके ओके, कुल मिलाकर हमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। ठीक है, हम कई बार उतना ब्रॉडली नहीं देख पाते, हम बहुत नैरो देखते हैं कि भाई सिर्फ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, लेकिन हमको वहाँ के पॉलिटिकल कैसे था, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, जो सुमन ने बताया, हमको अपनी जो सोच है उस नज़रिए को, दायरे को बढ़ाना है, डायमेंशंस ज़्यादा लाने की कोशिश करनी है। अब 125 मार्क्स में अगर लिखना होगा, 125 शब्द में, यानी कि 8 मार्क्स में, तो वहाँ पर हमें आता बहुत होगा कि भाई हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पूरे रट कर बैठे हैं, हम लिटरेचर में तो सबकी किताबें और सब कुछ रट कर बैठे हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम उस झोंके में सब कुछ लिखने लगते हैं कि भैया जल्दी हम लिखते हैं। ठीक है, और हमारे डायमेंशंस मिस हो सकते हैं, पहली बात तो इस केस में, क्योंकि हमको स्पेस भी वहां पर लिमिटेड मिलती है। ठीक है, मतलब ये चीज मैंने भी फेस करी है, जब ज्यादा आता होता है ना तब स्पेस कम पड़ने लगती है, और स्पेस कम पड़ जाएगी तो आ जाएगी कंक्लूजन नहीं लिख पाए, फिर लगेगा हाय रे कंक्लूजन रह गया। ठीक है, फिर दूसरी बात ये रहती है कि जब हम म्यूट कर लो, रुक जाओ मैं म्यूट करती हूँ। ठीक है, क्या बता रही थी? हाँ, डायमेंशंस हमको ज़रूर कवर करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ध्यान रखें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक चीज़ ज़्यादा आने के चक्कर में हम एक ही पॉइंट पर ही ना रह जाएं। ज़्यादा अगर आता है, मान लो पढ़ के गए हो कि लिटरेचर वाला भी, और टाइम है, स्पीड अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, तो गोला बनाकर लिटरेचर में कौन कौन से काम हुए हैं, क्या क्या किताबें लिखी हैं कालिदास ने या किसी वराह मिहिर ने, वो छोटी सी गोले में बना दो। ठीक है, उसके चक्कर में स्पेस को भी यूटिलाइजेशन ध्यान रखना है। स्पेस कितनी मिलती है? 8 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलती है 2 पेजेस, और 12 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलती है 3 पेजेस। बीच बीच में 1-2 सालों में उन्होंने क्या किया था कि 1.5 पेज भी दे देते थे, या फिर 2.5 पेज दे देते थे 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, और 12 मार्क्स के लिए 3.5 या फिर 2.5, ऐसा वाला भी उन्होंने खेल किया है। इस बार तो शायद ऐसा नहीं था क्या उमेश्वर? नहीं मैम, इस बार इवन था पूरा 2-3 से। इवन था ना? ठीक है, तो वो इवन वाला रहेगा, तो जब आंसर लिखना अभी भी तो थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे लिख रहे हो। 2 पेज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए 8 मार्क्स का, और 12 मार्क्स वाला 3 पेज के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। और नोटबुक भी जो यूपीएससी लिखी होती है ना, उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। A4 में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, या फिर A4 में कर रहे हो तो मार्जिन ऊपर नीचे सब बना लेना। ठीक है, चलो इसके बाद किसी का कुछ क्वेश्चन बचा? विकास, कुछ क्वेश्चन बचा? नो मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो मैं बताऊंगी, और कुछ भी ऐसा होगा तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है तुरंत रिस्पॉन्स ना मिले, लेकिन इवेंचुअली रिस्पॉन्स मिले। 2-3 बार मैसेज कर लेना अगर मैं रिस्पॉन्ड ना करूँ। ठीक है, यूटिलाइज़ कीजिएगा मैक्सिमम इसको, ताकि आपका बेनिफिट हो सके, यही पर्पस है इस प्रोग्राम का। चलो अब मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, किसी का कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। इन केस कुछ बचा हो तो हम बाद में कल परसों में ले सकते हैं। चलो कैसे, 1 सेकेंड बस रुक जाओ।